नमस्कार दोस्तों। वैसे थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन को लेके या जनरेशन को लेके जो मेथड्स यूज़ होती हैं, उन मेथड्स के आधार पे अगर हम जनरेटिंग स्टेशंस को क्लासिफाई करें तो उसके 4 प्रकार हैं। पहला है स्टीम पावर जनरेशन, जिसको थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली स्टीम से पावर जनरेट करते हैं। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसमें जो पानी है वो सीधा टरबाइन पे थ्रो किया जाता है, हाई प्रेशर वाटर, और उससे टरबाइन चलती है। टरबाइन से जनरेटर या ऑल्टरनेटर कपल्ड होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डीजल पावर स्टेशन में नॉर्मली आपने देखा होगा, जो डीजी सेट्स होते हैं उसमें डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें डीजल इंजन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में मेनली जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम का रिएक्टर में बॉम्बार्डिंग करते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और फिर स्टीम जनरेट करके उसमें स्टीम टरबाइन को चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन का आउटव्यू कुछ इस तरह से होता है। इसमें बॉयलर जो है, बॉयलर में कोल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो सबसे पहले चाहिए हमको कोल, और कोल के लिए एक पूरा कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, जहाँ पर ट्रेन से या ट्रक से कोल आता है, और उस कोल को कन्वेयर बेल्ट और क्रशर से उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसको बॉयलर तक ले जाया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको कहते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। बॉयलर में जब कोयला पहुंचता है तो कोयले की पार्टिकल साइज़ बहुत छोटी होती है, 10 mm 6 mm के आसपास, और फिर उसमें एयर दे के, प्राइमरी एयर और फोर्स्ड एयर दे के उस कोयले को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। बॉयलर के अंदर ट्यूब्स में पानी होता है, जिससे वो पानी गर्म होता है और स्टीम जनरेट होती है, और उस हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन पे थ्रो किया जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट होती है, और उसके साथ में ये जो जनरेटर कपल्ड है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जनरेटर के बाद में यहाँ पे ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। और प्लांट के अंदर ही एक स्विच यार्ड होता है, जिसमें हाई वोल्टेज लाइंस ले की जाती हैं, ओवरहेड लाइंस, और फिर ट्रांसमिशन टावर के थ्रू नज़दीक के सब स्टेशन में पावर फीड किया जाता है। इसमें दूसरा प्राइमरी सोर्स है, एक तो कोल है, दूसरा प्राइमरी सोर्स है पानी, वाटर। नॉर्मली पावर स्टेशंस नदी के किनारे या समुद्र के किनारे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो बॉयलर में पानी से स्टीम बनती है, वो स्टीम टरबाइन पे जाती है, और टरबाइन से जो स्टीम रिटर्न आती है वो कंडेंसर में जाती है। यहाँ पर कंडेंसर में कूलिंग वाटर फ्लो करके उसको ठंडा करते हैं, और बाद में कूलिंग टावर में फ़्लो कराते हैं। ये जो बड़े बड़े जो टावर होते हैं, इनको कूलिंग टावर कहते हैं, और इन्हीं कूलिंग टावर से जो कोल्ड वाटर है वो फिर से सर्कुलेट होता है, और ठंडा होकर फिर से फीडिंग सिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है। जो भी पानी कम होता है उसको मेकअप वाटर रिवर से या दूसरे रिजर्वर से फीड करते हैं। जो बॉयलर में कंबशन होता है, उससे जो फ्लू गैसेस निकलती हैं, वो फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। अब इसमें एक पूरा एस हैंडलिंग सिस्टम होता है, जो कि एस के पार्टिकल्स को
कम करता है। और जो भी एटमॉस्फेयर में हम ये जो फ्लू गैस छोड़ रहे हैं उसमें सॉक्स और नॉक्स इन दोनों को भी कंट्रोल करता है। इसका अगर हम सीमेटिक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है। ये बॉयलर है जहाँ पे कोल फीड किया जा रहा है। ये कोल स्टोरेज है और कोल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू कोयला इसमें आता है। और दूसरा है पानी, तो ये रिजर्वर है जहाँ से पानी जो है पंप के थ्रू सर्कुलेट करके पहले पानी जाता है इकोनोमाइज़र में, क्योंकि जो फ्लू बर्निंग के थ्रू फ्लू गैस इसमें निकल रही है उस फ्लू गैस से इस पानी को प्री हीट किया जाता है और उसके बाद इकोनोमाइज़र से पानी बॉयलर में जाता है। दूसरा, ये जो फ्लू गैस है, मतलब बॉयलर में कोल को बर्न करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो वो एयर भी इस फ्लू गैस की मदद से पहले एयर प्री हीटर में से पास होती है और फिर बॉयलर में फीड की जाती है। जो स्टीम निकलती है उसको भी फ्लू गैस की मदद से सुपर हीट किया जाता है और कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल करके उसको टरबाइन पे थ्रो किया जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को। और ये टरबाइन रोटेट होती है, टरबाइन के साथ में जो जनरेटर कपल्ड है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये इसका एक सिमेटिक ब्लॉक डायग्राम है। आइए अब सभी पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे मेन पार्ट है बॉयलर। जैसा अभी डिस्कस किया हमने, द हीट ऑफ combustion of coil in the boiler is utilized to convert water into steam at high pressure and temperature. The flue gases from the boiler make their journey through superheater, economizer, air preheater and finally exhausted to atmosphere through the chimney. तो बॉयलर में जो कोल बर्न किया जाता है उससे पानी जो है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में, और इस स्टीम का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, करीब 300 से 400 डिग्री, और प्रेशर भी इस स्टीम का अप टू 100 kg होता है बड़े बॉयलर में। और बाद में इस स्टीम को फ्लू गैस की मदद से सुपर हीटर में इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और वही फ्लू गैस इकोनोमाइज़र और एयर हीटर से होते हुए फाइनली चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। अब ये जो बॉयलर से स्टीम बनी उस स्टीम का टेम्परेचर कम है, तो इसलिए सुपर हीटर यूज़ किया जाता है। तो सुपर हीटर क्या है? द स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर इज़ वेट, गीली होती है यानी सेचूरेटेड स्टीम होती है। इट इज़ पास थ्रू अ सुपर हीटर वेयर इट इज़ ड्राई, जहाँ उसको सुखाते हैं और सुपर हीट करते हैं। सुपर हीटर स्टीम फ्रॉम सुपर हीटर इज़ फेड टू स्टीम टर्बाइन थ्रू द मेन वाल्व। अगर इससे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम टर्बाइन के आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे डैमेज हो सकता है। तो कंट्रोल वाल्व इज़ द मेन। इसमें है दूसरा इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र जैसा मैंने बताया आपको कि जो पानी है वो पानी जब हम बॉयलर में फीड करते हैं तो पानी इकोनोमाइज़र से होके पास होता है, विच डिराइव हीट फ्रॉम द फ्लू गैस फॉर दिस पर्पस। The feed water is fed to economizer before supplying to boiler. The economizer extract a part of heat of flue gases to increase the feed water temperature. क्योंकि जो पानी हमने लिया है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास होता है। यदि इकोनोमाइज़र से हम उसको पास कराते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ के 100-130 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये एक एडवांटेज है।
बॉयलर नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक वाटर ट्यूब बॉयलर, तो ये जो ट्यूब्स हैं इसमें पानी सर्कुलेट होता है, ये है वाटर इन, यहाँ से पानी फीड करते हैं। और ये है स्टीम आउट, जो स्टीम इसमें बनती है वो यहाँ से आउट होती है। इसमें जो कंबशन है वो ओपन होता है, मतलब कि पूरे बॉयलर में कोयला और एयर आपको दिखाई देगा स्लिट गैस के थ्रू, और जो हॉट गैसेस हैं वो यहाँ से आउट होती है। तो ये होगा वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में फर्नेस जो है वो एनक्लोज्ड है, किसमें? ट्यूब्स में, और जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे इन पाइप्स में पास होती है। और ये जो टैंक है इट इज़ फुल ऑफ वाटर, इसमें पानी यहाँ से देते हैं और जो स्टीम जनरेट होती है वो यहाँ से आउट करते हैं। इसमें जो हॉट गैसेस जनरेट हुई, फ्लू गैसेस, वो ट्यूब से ही बाहर निकलती है, तो इसको फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है एयर प्रीहीटर। जो बॉयलर में हम कोयले को बर्न करते हैं तो उस बर्निंग के थ्रू, जैसा मैंने बताया, फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं, और एयर जो हम देते हैं कोयले को जलाने के लिए वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की होती है, जिसको हम एफडी फैन यानी कि फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और प्राइमरी एयर फैन के थ्रू पहले एयर प्री हीटर में सप्लाई करते हैं बॉयलर की फर्नेस में जाने से पहले। द एयर प्री हीटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर यूज्ड फॉर द कोल कंबशन। तो इससे क्या है कि बर्निंग ईजी होती है और एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे एनर्जी सेविंग होती है। द प्रिंसिपल बेनिफिट ऑफ preheating of air are increased thermal efficiency and increased steam capacity per square meter of the boiler surface. नॉर्मली थर्मल एफिशिएंसी बॉयलर की 30% के अराउंड होती है, क्योंकि इसमें हीट लॉस बहुत है। जो स्टीम जनरेट होती है और जो कोयला बर्न होता है वो उसका पूरा यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बॉयलर होते हैं, थर्मल बॉयलर और थर्मल पावर स्टेशन, इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी 30% के अराउंड होती है, नॉट मोर देन 30%। नाउ अब जो स्टीम जनरेट हुई उस स्टीम को ड्राई सुपर हीटर के थ्रू हमने सुपर हीटर में फीड किया, सुपर हीटर में फीड किया, और फिर ये जो सुपर हीटेड स्टीम है इसको टरबाइन पे मेन कंट्रोल वाल्व से थ्रो किया जाता है। तो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम व्हेन पासिंग थ्रू द ब्लेड ऑफ टरबाइन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन जब रोटेट होगी तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। आफ्टर गिविंग हीट energy to the turbine, the steam is exhausted to the condenser, which condenses the extracted steam by means of cold water circulation. तो नॉर्मली ये टरबाइन है और टरबाइन कई स्टेज में होती हैं, तो उस पर जो स्टीम है वो स्टीम कई स्टेज में थ्रो की जाती है। मतलब कुछ टरबाइन सिंगल स्टेज भी होती हैं, कोई डबल स्टेज भी होती हैं। यहाँ जो पिक्चर में शो किया है ये 3 स्टेज टरबाइन है, जिसमें ये जो सेक्शन है इसको एचपी कहते हैं, हाई प्रेशर। ये जो बीच वाला है दैट इज आईपी, इंटरमीडिएट प्रेशर, एंड दिस इज द एलपी, लो प्रेशर। तो इसमें क्या करते हैं कि हम स्टीम को अलग अलग सेक्शन में, जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर कम होता जाता है उसमें अलग अलग सेक्शन में फीड करते हैं,
तो टोटल प्रेशर जो स्टीम का है उसको यूटिलाइज करके हम टरबाइन को 3 स्टेज में रोटेट कराते हैं। टरबाइन वैसे सिंगली कपल्ड है, बट हाई प्रेशर स्टीम के लिए टरबाइन ब्लेड छोटी होती है। इससे पता चल जाता है कि ये हाई प्रेशर सेक्शन है। इंटरमीडिएट सेक्शन में ब्लेड थोड़ी बड़ी होगी और टरबाइन स्टीम का प्रेशर थोड़ा कम होगा, मीडियम होगा। और जो एलपी सेक्शन है उसमें टरबाइन की ब्लेड सबसे हाईएस्ट डाया की होती है और स्टीम का प्रेशर भी कम होता है। तो यहाँ पर एक और सिमेट्रिक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, दिस इज द एचपी सेक्शन, दिस इज आईपी सेक्शन एंड दिस इज द एलपी सेक्शन। और ये जो स्टीम है, ये स्टीम का पाथ है कि स्टीम का फ्लो इस तरह से होता है। वही स्टीम है जो यहाँ थ्रो की जाती है मेन, उसी स्टीम को आगे घुमाया जाता है। एंड दिस इज द जनरेटर coupled with turbine to generate the electricity। ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन के ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको यदि इसके बारे में और समझना है तो चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको सिंक्रोनस मशीन और ऑल्टरनेटर के सारे वीडियो मिल जाएंगे। नाउ द ऑल्टरनेटर, steam turbine is coupled to an alternator. Alternator convert mechanical energy of turbine into electrical energy. Electrical energy from alternator is delivered to the bus bar through the main transformer, circuit breaker and isolator। तो यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है टू स्टेप अप द वोल्टेज, क्योंकि जो जनरेटेड वोल्टेज होते हैं ऑल्टरनेटर के दैट इज़ अराउंड 11 to 16 kV। और ट्रांसमिशन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ ग्रिड कितने केवी का अवेलेबल है। तो कुछ जगह पे 66 केवी है, कहीं पे 132 केवी है, 220 केवी और 400 केवी, और अभी इंडिया में 765 केवी भी ऑपरेशनल है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रिड, जो ये वोल्टेज है इसको पावर ट्रांसफार्मर की मदद से हम स्टेप अप करते हैं स्विच यार्ड में, और फिर ब्रेकर एंड आइसोलेटर की मदद से उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। फीड वाटर में जो पानी, जो स्टीम कंडेंसर से हमको मिली, वो कंडेंसर के थ्रू फीड वाटर फीडेड टू बॉयलर, उसी पानी को हम बॉयलर में फीड करते हैं। लेकिन कई साइकिल में ये पानी लॉस्ट होता है, तो इसको मेकअप करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से पानी ड्रॉ करते हैं। मैंने जैसा बताया, रिवर से, पॉन्ड से या सी से, जो भी नज़दीक होता है। द फीड वाटर ऑन इट्स वे टू बॉयलर इज हीटेड बाय वाटर हीटर और इकोनोमाइजर। दिस हेल्प्स इन रेजिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। कूलिंग अरेंजमेंट में जैसे मैंने बताया कि कूलिंग टावर होते हैं, और कूलिंग टावर का रोल ये है, जो कंडेंसर से पानी आया कंडेंसर के थ्रू, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए। तो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, द स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द टर्बाइन इज कन्वर्टेड बाय मीन्स ऑफ कंडेंसर। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स ऑफ सप्लाई सच एज रिवर, कैनाल, लेक, जैसा मैंने अभी बताया आपको। द सर्कुलेटिंग वाटर टेक्स अप द हीट फ्रॉम ऑफ द एग्जॉस्टेड स्टीम, itself become hot economizer में। this hot water coming out from the condenser is discharged at a suitable location down the river. In case the availability of water from the source of supply is not assured throughout the year, cooling towers are used। वैसे भी कूलिंग टावर्स तो यूज़ होते ही हैं, चाहे अवेलेबिलिटी हो या ना हो, टू डिक्रीज द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इस साइकिल में ड्यूरिंग द स्कैरसिटी, जब पानी की कमी होती है,
in the river and hot water, condenser is passed on the cooling tower where it is cooled. The cold water from the cooling tower is reused in the condenser. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को। अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।